Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video we have discussed about the split gene. In this video we will discuss about the genetic code as well as the RNA word, and here we are discussing a very important chapter of class 12, that is molecular basis of inheritance. So first of all, what is RNA word? जब हम बात करते हैं RNA वर्ड की, तो इसको RNA वर्ड नाम क्यों दिया गया? इसको RNA वर्ड नाम इसलिए दिया गया कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, जब इवोल्यूशन हो रहा था, यानी कि हम बहुत सालों पहले की बात देखें तो हम क्या देखेंगे कि जब हम बहुत साल पहले जाते हैं और बहुत साल पहले की स्टडी करते हैं और वहाँ पे हम जितनी भी सेल्स देखते हैं, जितनी भी सेल्स हम वहाँ पे देखते हैं, सभी में आरएनए प्रेजेंट है। सभी सेल्स में क्या प्रेजेंट है? आरएनए। किसी भी सेल में डीएनए देखने को नहीं मिला है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जब इवोल्यूशन हो रहा था, सालों पहले आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल था, डीएनए का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था। जब देखा गया कि कुछ ड्रॉबैक्स है आरएनए के, यानी कि आरएनए में स्टेबिलिटी नहीं है, हम ये बात पढ़ चुके हैं, तो डीएनए बनाया गया। तो अगर हम देखें कि शुरुआत में जो भी सेल्स थी उनमें आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल था। अब आरएनए जेनेटिक मटेरियल था तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंस उसकी होगी, कुछ ना कुछ ऐसा काम करता होगा कि जिस कारण वो एक इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल की तरह प्रेजेंट था। तो यहाँ पे आरएनए के फंक्शंस हम देखेंगे। एंजाइम की तरह एक्ट करता है। हमने पढ़ा है, जब हमने आरएनए के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो 23S आरएनए है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, यानी कि वो अमाइनो एसिड के बीच के बॉन्ड बनाता है। तो ये एक एंजाइम की तरह काम करता है, और अगर आरएनए एंजाइम की तरह काम करता है तो एंजाइम क्या होते हैं? कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। राइबोजाइम हमने पढ़ा था, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, एंजाइम की तरह एक्ट करता है और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। स्प्लाइसिंग, नेचुरली हम पढ़ के आए हैं कि ये स्प्लाइसिंग में मदद करता है। एडेप्टर की तरह काम करता है, ये अमाइनो एसिड को अटैच करने में मदद करता है। राइबोसोम बनाने में हेल्प करता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। आरएनए से हम आरएनए भी बना सकते हैं और आरएनए से हम डीएनए भी बना सकते हैं। जब आरएनए से आरएनए बना तो नेचुरली रेप्लिकेशन नॉर्मल बोलेंगे, और जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसकी डिटेलिंग भी हम आगे करेंगे। अब हम बात करते हैं डीएनए के क्या फंक्शन है। तो डीएनए के केवल दो फंक्शन है। डीएनए आरएनए बनाता है और डीएनए डीएनए बनाता है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, जिसको हमने बोला था डीएनए रेप्लिकेशन। तो अगर इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि आरएनए बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म आरएनए ही करता है एक सेल में। डीएनए का फंक्शन बहुत ही कम है, और जब इवोल्यूशन हो रहा था, अगर हम सालों पहले देखें तो आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए को बाद में बनाया गया क्योंकि आरएनए में स्टेबिलिटी नहीं थी। तो इससे ये कंक्लूड किया गया कि यहाँ पे अगर हम देखें, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए क्या है? फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहला जो जेनेटिक मटेरियल बना था वो आरएनए है। बट जो फर्स्ट इवॉल्व्ड जो है, यानी कि आरएनए तो पहला जेनेटिक मटेरियल है, और जो डीएनए है वो मेन जेनेटिक मटेरियल है। मेन जेनेटिक मटेरियल क्यों है? क्योंकि डीएनए में स्टेबिलिटी है। डीएनए में सारी बॉडी की इंफॉर्मेशन कैद होती है, सारी इंफॉर्मेशन कोई अपने पास रखता है। बट अगर कैरेक्टर के एक्सप्रेशन की बात आती है तो आरएनए की जरूरत पड़ती है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। और अगर जब इवोल्यूशनरी स्टडी की जाए तो हर सेल में देखा जाए, हर सेल की स्टडी की जाए तो देखा जाएगा कि सभी सेल्स में आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसीलिए इसको बोला गया आरएनए वर्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेनेटिक कोड की। जेनेटिक कोड देने वाले साइंटिस्ट जॉर्ज गैमो।
जेनेटिक कोड को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज गैमो। डिस्कवर किया था निरेनबर्ग, मिथाई एंड खुराना ने। तो जो टर्म दी थी वो दी थी गैमो ने, और इसकी जो डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है वो निरेनबर्ग, मिथाई एंड खुराना को जाता है। अब यहाँ पे है क्या जेनेटिक कोड, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने। मान लीजिए आपसे बोला जाए कि आप एक डीएनए से डीएनए बनाएं। आपको डीएनए का एक स्ट्रैंड दे रखा है, डीएनए का एक स्ट्रैंड दिया है, उसमें बेस पेयर्स दे रखे हैं ए, टी, जी, सी, और आपको बोला जाए कि डीएनए से डीएनए बनाएं। तो आप क्या करेंगे कि आपको पता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी है, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए है, जी का सी है, सी का जी है। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस को लेके आप डीएनए से डीएनए बना लेंगे। डीएनए से डीएनए बनाना आसान है क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, और कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप के कारण यहाँ पे डीएनए से डीएनए बनाया जा सकता है आसानी से। एक डीएनए स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट यूज करके हम पढ़ के भी आए हैं। आपसे बोला जाए डीएनए से आप आरएनए बनाएं, तो डीएनए से आरएनए भी बना सकते हैं। ए, टी, जी, सी, ये डीएनए है। इससे हमें आरएनए बनाना है तो हम बना सकते हैं। ए के सामने हम यू को रखेंगे क्योंकि आरएनए में यू है, टी के सामने ए को, जी, सी एंड सी, जी, तो ये आरएनए बन गया। तो डीएनए से आरएनए बनाना भी आसान है। और अगर आपसे बोला जाए कि आरएनए से पॉलीपेप्टाइड बनाएं, प्रोटीन बनाएं या पॉलीपेप्टाइड बनाएं, और बताएं कि उसमें अमाइनो एसिड की क्या सीक्वेंस है, उसमें आपको बताना पड़े कि अमाइनो एसिड की क्या सीक्वेंस है, तो आरएनए से ए, यू, जी, सी। अगर आरएनए से प्रोटीन को बनाना आपसे पूछ ले कि बताइए कि इससे कौन सा प्रोटीन बनेगा, कौन सा अमाइनो एसिड बनेगा, तो यहाँ पे कौन से अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है, ये आपसे पूछ लिया जाए तो ये बताना सबसे डिफिकल्ट टास्क है। अब यहाँ पे ये बताया नहीं जा सकता कि कौन सा अमाइनो एसिड आएगा, क्या सीक्वेंस होगी, बट यहाँ पे साइंटिस्ट ने ये देखा कि अगर आरएनए में कोई बदलाव आता है, इफ देयर इज सम चेंज इन आरएनए, अगर आरएनए के नाइट्रोजन बेस में कोई बदलाव आता है तो अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाता है। इनमें एज सच कोई कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप नहीं है, बट दे शो सम इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। इफ देयर इज चेंज इन आरएनए, देयर इज चेंज इन द अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे इसकी जो डिस्कवरी है या इनका जो रिलेशनशिप है, आरएनए और अमाइनो एसिड का जो रिलेशनशिप है, इसी को ही नाम दिया जेनेटिक कोड। आरएनए और अमाइनो एसिड का जो रिलेशनशिप है, इसी को ही नाम क्या दिया गया, जेनेटिक कोड। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले कोडॉन क्या होता है। कोडॉन इज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन एमआरएनए। एमआरएनए पे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस विच कोड्स अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। कोडॉन क्या है? कोडॉन न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है जो कि कोड करता है एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को, यानी कि एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड बनाएगा, एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा। एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा, बनाएगा नहीं, क्योंकि अमाइनो एसिड तो ऑलरेडी बने हुए हैं। क्लियर है? जेनेटिक कोड इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन mRNA which codes for whole polypeptide chain। जेनेटिक कोड क्या होता है? बहुत सारे कोडॉन्स हैं, बहुत सारे कोडॉन्स mRNA पे हैं, बहुत सारे कोडॉन्स ने अमाइनो एसिड्स को कोड किया, और जब अमाइनो एसिड को कोड किया तो बहुत सारे कोडॉन ने बहुत सारे अमाइनो एसिड को कोड किया, और बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ के क्या बनाएंगे? एक पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जेनेटिक कोड क्या करता है? एक पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करता है, और कोडॉन क्या करता है? एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। बहुत ध्यान से समझना, एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, और जेनेटिक कोड पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये mRNA है, इस mRNA पे AUG,
एक कोडॉन है, ये एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा, जैसे मीथियोनिन को इसने कोड किया। GGG ये एक कोडॉन है, इसने ग्लाइसिन को कोड किया। UUU एक कोडॉन है, इसने फिनाइल एलेनिन को कोड किया। और इस तरीके से एक और GGG आया, एक और कोडॉन आया और इसने ग्लाइसिन को कोड किया। अब ये है एक कोडॉन, ये है दूसरा कोडॉन, ये है तीसरा कोडॉन और ये है चौथा कोडॉन। इसने इस अमाइनो एसिड को कोड किया, इसने इस अमाइनो एसिड को किया, इसने इसको किया और इसने इसको किया। क्लियर? तो एक कोडॉन ने एक अमाइनो एसिड को कोड किया और जब ये अमाइनो एसिड जुड़ गए तो इन्होंने मिलके क्या बनाई, एक चेन बनाई, उसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। तो हमने क्या देखा कि एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है और जो जेनेटिक कोड है वो पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड कर रहा है। जेनेटिक कोड क्या कर रहा है, पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड कर रहा है। तो यहां पे हम लिख देंगे जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड कर रहा है। अब यहां पे अगर इसमें हम देखें, अगर इसमें हम पूरे देखें कि mRNA पे एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है और एक कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड है, 3 नाइट्रोजन बेसेस हैं, तो ये कैसे पता लगे कि एक कोडॉन में 3 ही नाइट्रोजन बेसेस हैं? तो ये बायोलॉजी की सबसे डिफिकल्ट डिस्कवरीज में से आता है और इसका डिस्कवरी करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट रहा। यहाँ पे मैथमेटिशियन भी आए, फिजिस्ट भी आए, यहाँ पे केमिस्ट्री रिलेटेड साइंटिस्ट भी आए और नेचुरली बायोलॉजिस्ट तो यहाँ पे आने ही हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट रहा ये बताने के लिए कि एक कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड ही होते हैं। अब यहाँ पे डिस्कवरी अगर देखें तो डिस्कवरी गैमो ने की थी और ये बताया था कि एक कोडॉन में 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं, यानी कि ट्रिपलेट कोड, जो ट्रिपलेट कोड वाला कॉन्सेप्ट है वो दिया गैमो ने। गैमो ने इस कॉन्सेप्ट को मैथ्स के थ्रू समझाया, गैमो ने इस कॉन्सेप्ट को मैथ्स के थ्रू समझाया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाई और मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा के इन्होंने कहा कि 20 अमाइनो एसिड हैं और इन 20 अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए क्या ऐसा किया जाए कि सारे अमाइनो एसिड कोड हो जाएं। तो यहाँ पे इन्होंने, ये तो फिजिक्स के साइंटिस्ट थे पर इन्होंने अपनी मैथ्स यहाँ पे लगाई और सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो इन्होंने दिया वो था सिंगलेट का। सिंगलेट का मतलब है 1 नाइट्रोजन बेस कोड 1 अमाइनो एसिड। एक नाइट्रोजन बेस एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा। तो नाइट्रोजन बेस जैसे AUGC, AUGC, क्लियर? ये है नाइट्रोजन बेस। अब ये जो नाइट्रोजन बेस हैं ये एक नाइट्रोजन एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा, दूसरा दूसरे अमाइनो एसिड को कोड करेगा, तीसरा तीसरे अमाइनो एसिड को कोड करेगा और चौथा चौथे अमाइनो एसिड को कोड करेगा। मान लीजिए इसने किया ग्लाइसिन, इसने किया फिनाइल एलेनिन, इसने किया ट्रिप्टोफैन और इसने किया मीथियोनिन को कोड, यानी कि एक नाइट्रोजन बेस ने एक अमाइनो एसिड को कोड किया। कितने यहाँ पे अमाइनो एसिड कोड हुए? 1 2 3 4, यानी कि 20 में से 20 अमाइनो एसिड में से केवल 4 ही कोड हुए। कितने बच गए? 16, 16 रिमेनिंग लेफ्ट। ऐसा क्यों? अगर आप फिर से ए लिखेंगे तो ये ए फिर से रिपीट होगा और ग्लाइसिन को कोड करेगा। ऐसा होता नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है समझाने के लिए। वहीं देखा गया कि अगर यहां पे डबलेट का कॉन्सेप्ट लिया जाए, डबलेट यानी 2 नाइट्रोजन बेसिस को लिया जाए और उनको एक साथ रख के कोड किया जाए, तो AUGC और यहां पे UACG, इस तरीके से डबलेट का कॉन्सेप्ट लिया गया।
डबलेट का कॉन्सेप्ट लिया गया और देखा गया कि यहाँ पे मान लीजिए ये पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, ये भी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, ये भी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है और ये भी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, यानी कि टोटल 4 नाइट्रोजन बेस के डबलेट लिए गए, यानी कि दो नाइट्रोजन बेसेस को एक साथ में लिया गया। 2 नाइट्रोजन बेसेस कोड 1 अमाइनो एसिड। तो अभी भी 16 अमाइनो एसिड ही कोड हो पाए, 4 अभी भी बचे, यानी कि 4 बचे। तो सिंगलेट भी फेल हो गया, डबलेट भी फेल हो गया। इसके बाद लाया गया ट्रिपलेट कोड सिस्टम, ट्रिपलेट कोड, और इसको देने वाले थे गैमो। इन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये बात समझाई। इन्होंने कहा कि जो 4 नाइट्रोजन बेसेस हैं इनके 3-3 का सेट है और इनके 3-3 का जो सेट है वो आराम से 20 अमाइनो एसिड को कोड कर सकता है। तो कैसे पता चला? 4 नाइट्रोजन बेस हैं, 3-3 के सेट में है, तो यहाँ पे कितने कोडॉन्स बने? 64, और 64 कोडॉन्स 20 अमाइनो एसिड को आसानी से कोड कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। सिंगलेट में क्या था? 4 नाइट्रोजन बेस, 1 नाइट्रोजन बेस 1 अमाइनो एसिड को कोड करा था, तो 4 ही हो पाए, 16 बच रहे थे। 2-2 का सेट लिया तो 16 कोड हो रहे थे, 4 बच रहे थे। बट यहाँ पे ट्रिपलेट वाला सिस्टम देखा गया कि ट्रिपलेट वाले में क्या हुआ कि 64 कोडॉन्स बन रहे हैं और 64 कोड या कोडॉन्स जो बन रहे हैं वो किसको कोड कर रहे हैं? 20 अमाइनो एसिड को आराम से कोड कर पा रहे हैं। तो ऐसा बोला गया कि ये जो कोडॉन है इसमें 3 नाइट्रोजन बेसेस का सेट होता है। ये बात गैमो ने समझाई। बट यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ने इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया कि हो सकता है कि यहाँ पे 4 नाइट्रोजन बेस कोड कर रहे हो सकता है ज़्यादा कर रहे हों। ये कैसे पता चले कि यहाँ पे 3 ही नाइट्रोजन बेसेस हैं? आप इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अलावा आप इसका प्रॉपर प्रूफ दें, इसको प्रॉपर समझाएं, इसका एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करें कि किस तरीके से ये प्रूव हो जाए कि यहाँ पे जो कोडॉन है उसमें 3-3 का ही सेट मिलता है। गैमो इस बात को समझा नहीं पाए, गैमो इस बात को नहीं समझा पाए कि कोडॉन जो है उसमें 3 का ही सेट होता है, 4 का नहीं होता, 5 का नहीं होता, केवल 3 का ही होता है। तो इस बात को आगे समझाया गया और कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। मार्शल नीरनबर्ग एंड मिथाई, तो नीरनबर्ग एंड मिथाई ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिए, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिससे ये प्रूफ हो पाया कि जो कोडॉन होता है उसमें 3 नाइट्रोजन बेस या 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि गैमो इस बात को प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर पाए। उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो लगा दी पर उसका प्रैक्टिकल प्रूफ उनके पास नहीं था। तो यहाँ पे नीरनबर्ग एंड मिथाई ने क्या किया? इन्होंने सिंथेसाइज किया प्रोटीन को, और जो प्रोटीन इन्होंने सिंथेसाइज किया वो सेल फ्री सिस्टम में किया। सेल फ्री सिस्टम का मतलब होता है इन विट्रो कंडीशन। इन विट्रो कंडीशन में प्रोटीन बनाया। इन विट्रो कंडीशन में क्या बनाया? प्रोटीन बनाया। दे एंजाइमेटिकली सिंथेसाइज आरएनए। इन्होंने प्रोटीन के बनाने से पहले आरएनए बनाया, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। बट यहाँ पे जो आरएनए बनाया गया वो बिना डीएनए की मदद के बनाया गया, यानी कि डीएनए का टेम्पलेट यहाँ पे यूज नहीं किया गया, क्योंकि हम ये जानते हैं कि डीएनए के जब 2 स्ट्रैंड्स अलग होते हैं उसमें से जो एक स्ट्रैंड है जिसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, उस टेम्पलेट स्ट्रैंड की मदद लेके आरएनए बन जाता है। बट यहाँ पे वो टेम्पलेट स्ट्रैंड नहीं यूज किया गया डीएनए का, और यहाँ पे आरएनए बनाया गया और एंजाइम की सहायता से बनाया गया। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम है जिसकी सहायता से आरएनए बनाया गया? दैट इज सेवेरो-ओकोवा एंजाइम। सेवेरो-ओकोवा एंजाइम, ये जो सेवेरो-ओकोवा एंजाइम है, इस एंजाइम की सहायता से आरएनए बनाया गया। क्लियर? इसका एक और नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। इसका नाम क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज।
राइलेज। ये साइंटिस्ट की डिस्कवरी के हिसाब से सिवेरो ओकोआ एंजाइम इसका नाम रखा गया। अब यहाँ पे क्या किया गया, दिस एंजाइम फॉर्म mRNA विदाउट DNA टेम्पलेट। आई टोल्ड यू अर्लियर कि इन्होंने RNA बनाया बिना DNA की मदद से। DNA को यूज नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन बनते हैं। तो मेन टारगेट क्या है, प्रोटीन बनाना। प्रोटीन बनाने के लिए RNA बनाना होगा और RNA बनाने के लिए DNA की मदद लेनी होगी, बट इन्होंने DNA की मदद यहाँ पे नहीं ली RNA बनाने के लिए। RNA बनाया गया यहाँ पे एंजाइम की सहायता से, सिवेरो ओकोआ एंजाइम की सहायता से। क्लियर? फर्स्ट डिस्कवर्ड कोड UUU, इसका डिस्कशन भी हम आगे करेंगे। इसका डिस्कशन भी हम आगे करेंगे कि UUU जो है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड कोडॉन क्यों है। नाउ यहां पे मिथाइल एंड नीरेनबर्ग ने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब में यूरैसिल के मॉलिक्यूल्स डाल दिए। क्या किया, टेस्ट ट्यूब ली और उसमें यूरैसिल के मॉलिक्यूल डाल दिए। क्या प्रूफ हो रहा है, प्रूफ ये हो रहा है कि जो कोडॉन अमाइनो एसिड को कोड करता है, जो कोडॉन अमाइनो एसिड को कोड करता है, उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। 2 नहीं होते, 1 नहीं होता, 4 नहीं होते, 5 नहीं होते, केवल 3 ही होते हैं। इसी का ही ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है जो गैमो नहीं दे पाए थे। यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ली गई और इस टेस्ट ट्यूब में यूरैसिल के मॉलिक्यूल्स को डाला गया। अब यहाँ पे सिवेरो ओकोआ एंजाइम डाला गया और इस एंजाइम की सहायता से ये जो यूरैसिल है ये आपस में जुड़ गए और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। व्हाट इज RNA? RNA भी तो पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीमर ही तो है। तो यहाँ पे यूरैसिल का पॉलीमर बन गया। क्या बन गया? यूरैसिल की चेन बन गई। यूरैसिल की पूरी चेन बन, नॉट पॉलीपेप्टाइड चेन, यूरैसिल की पूरी एक चेन बन गई, पॉलीमर बन गया। अब यहाँ पे क्या देखा गया, यहाँ पे ये देखा गया कि ये है RNA। क्या देखा गया कि ये बना RNA, यूरैसिल 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 जुड़ गए। यहाँ पे समझाने के लिए केवल 6 मॉलिक्यूल ही यूरैसिल के रखे गए हैं। एक टेस्ट ट्यूब ली गई, उसमें यूरैसिल रखा गया, उसमें यूरैसिल के 6 मॉलिक्यूल, समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि 6 मॉलिक्यूल्स उसमें डाले गए और इन मॉलिक्यूल्स को अटैच किया गया, इनका पॉलीमर बनाया गया। जब इनका पॉलीमर बनाया गया तो पॉलीमर बनाने के लिए यहाँ पे एंजाइम की सहायता ली गई। उस एंजाइम को बोलते हैं सिवेरो ओकोआ एंजाइम। तो ये जो पॉलीमर है ये है RNA। अब इस RNA की हेल्प से बनाना है प्रोटीन। अब यहाँ पे प्रोटीन बनाने के लिए जो भी नेसेसरी अमाइनो एसिड्स हैं वो सब इसमें डाले गए। यहाँ पे डाला गया फिनाइल एलेनिन, म्यूथियोनिन, तो यहाँ पे सारे अमाइनो एसिड इसमें लोड कर दिए गए। ग्लाइसिन, मीथियोनिन, क्लियर, सारे के सारे अमाइनो एसिड इसमें लोड किए गए। जब सारे के सारे अमाइनो एसिड में लोड किए गए, साथ में Mg2 पॉजिटिव आयन भी डाला गया और ये देखा गया कि यहाँ पे ये यूरैसिल 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 यूरैसिल, टोटल 6 यूरैसिल है। तो इन्होंने 3-3 का सेट बनानी और 3-3 का सेट बना के इन्होंने 2 अमाइनो एसिड बनाए और ये जो अमाइनो एसिड बने यहाँ पे ये था फिनाइल एलेनिन। तो क्या देखा गया कि UUU क्या बना रहा है, फिनाइल एलेनिन, और यहाँ पे भी 3 U मिलके UUU मिलके क्या बना रहे हैं, फिनाइल एलेनिन। अगर यहाँ पे अगर हम ये बोले कि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ना होता, यहाँ पे सिंगलेट का कॉन्सेप्ट होता, यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट होता, सिंगलेट का कॉन्सेप्ट होता। तो सिंगलेट का कॉन्सेप्ट होता तो यहाँ पे 6 यूरैसिल है, तो यहाँ पे 6 ही क्या बनते, यहाँ पे 6 ही अमाइनो एसिड बनते। बने कितने हैं, 2। और अगर सिंगलेट का कॉन्सेप्ट होता तो कितने बनते, 6। यहाँ पे अगर डबलेट का कॉन्सेप्ट होता, यहाँ पे अगर डबलेट का कॉन्सेप्ट होता तो यहाँ पे कितने अमाइनो एसिड बनते, 3। यहाँ पे कितने अमाइनो एसिड बनते, 3। बने कितने हैं, 2। यहाँ पे अगर 4, यानी कि यहाँ पे टेट्राप्लेट का कॉन्सेप्ट होता, तो टेट्राप्लेट का कॉन्सेप्ट होता तो यहाँ पे
टेट्राप्लेट का कॉन्सेप्ट होता तो यहाँ पे कितने अमाइनो एसिड बनते, इन 4 से एक अमाइनो एसिड कोड होता, तो कितना बनता, एक अमाइनो एसिड। बने कितने हैं, 2 अमाइनो एसिड। तो 2 अमाइनो एसिड का बनना ये प्रूफ करता है कि एक कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड ही होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, फिर उसी तरीके से एडेनिन मॉलिक्यूल लिए गए, टेस्ट ट्यूब में रखे गए। टेस्ट ट्यूब में रख के यहाँ पे सेवेरो एंजाइम यहाँ पे लोड किया गया। सेवेरो एंजाइम जब लोड किया गया तो एडेनिन का पॉलीमर बन गया और इस पॉलीमर से बना आरएनए। यहाँ पे फिर से जितने भी पॉसिबल अमाइनो एसिड्स डाले जाने चाहिए वो सारे डाले गए, जैसे फिनाइल एलिनिन, मिथ्योनिन, आर्जिनिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, सारे के सारे अमाइनो एसिड यहाँ पे डाले गए। Mg2 पॉजिटिव आयंस भी यहाँ पे अपलोड किया। बट यहाँ पे क्या देखा गया कि यहाँ पे AAA ने मिलके एक अमाइनो एसिड बनाया, दैट इज लाइसिन, और बाकी ने भी मिलके एक और अमाइनो एसिड बनाया, दैट इज लाइसिन। तो यहाँ पे एडेनिन के ही मॉलिक्यूल से तो यहाँ पे 3 के सेट ने लाइसिन को कोड किया, यानी कि AAA, इससे ये प्रूफ हुआ कि जो AAA है वो कोड करता है लाइसिन को, UUU कोड करता है फिनाइल एलेनिन को, AAA कोड करता है लाइसिन को। फिर यहाँ पे CCC लिया गया सेम, और CCC यहाँ पे जब लिया गया तो यहाँ पे सेवेरो एंजाइम यहाँ पे फिर से डाला गया। इस एंजाइम के डालते ही CCC आपस में ज्वाइन हो गए, इनका पॉलीमर बन गया, और जब इनका पॉलीमर बन गया तो इस पॉलीमर को हमने क्या बोला, RNA। सेम कॉन्सेप्ट, इस पॉलीमर को हमने क्या बोला, RNA। अब इस RNA से प्रोटीन बनाने के लिए, अमाइनो एसिड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉसिबल सारे अमाइनो एसिड डालने होंगे। तो जितने भी पॉसिबल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सारे डाले गए। बट ये देखा गया कि यहाँ पे भी C के 3 के सेट ने यहाँ पे प्रोलीन नाम का अमाइनो एसिड को कोड किया। तो CCC कोड प्रोलीन एंड नेक्स्ट CCC ऑल्सो कॉल्ड प्रोलीन। तो यहाँ पे हर जगह हमें क्या देखा गया, समझने के लिए हमने 6 ही मॉलिक्यूल्स लिए, क्योंकि 6 के में से 3 के सेट ने एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड किया। बट यहाँ पे जो अमाइनो एसिड का बनना हुआ वो किससे हुआ, RNA से। और RNA बनाने के लिए यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज किया गया, सेवेरो एंजाइम यूज किया गया, यानी कि यहाँ पे मिथाई एंड निरनबर्ग ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो एंजाइमेटिक मेथड था। और यहाँ पे इन्होंने जो भी मॉलिक्यूल्स लिए, यहाँ पे यूरेसिल लिया, यहाँ पे एडेनिन लिया, यहाँ पे साइटोसिन लिया, तो वो यहाँ पे कैसा लिया, एक ही लिया गया, यानी कि केवल साइटोसिन लिया गया, केवल यूरेसिल लिया गया, ऐसे। तो यहाँ पे जो पॉलीमर बनता है वो होमोपॉलीमर बनता है। बट यहाँ पे फिर से एक दिक्कत आई कि अगर इसके साथ कोई और नाइट्रोजन बेस आएगा तो किस तरीके से चेन बनेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, यानी कि होमोपॉलीमर तो समझ में आ चुका था, बट हेटेरोपॉलीमर या कोपॉलीमर का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था हरगोविंद खुराना। इन्होंने केमिकल मेथड को यूज किया और यहाँ पे कोपॉलीमर कॉन्सेप्ट भी इन्होंने समझाया। So he was instrumental synthesizing RNA with defined combinations of nitrogen bases, homopolymers and copolymers. Copolymers को हम heteropolymers भी बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब में इन्होंने यूरेसिल एंड ग्वानिन को लोड किया। एक टेस्ट ट्यूब में इन्होंने यूरेसिल ग्वानिन यानी कि 2 नाइट्रोजन बेसेस को एक साथ रखा। जब इन्होंने 2 नाइट्रोजन बेस को एक साथ रखा तो इससे पॉलीमर बनाने के लिए, यानी कि इसकी चेन बनाने के लिए इन्होंने एंजाइम का यूज नहीं किया। एंजाइम का यूज करने वाले थे निरनबर्ग एंड मिथाई, और इन्होंने इसको जोड़ने के लिए, इससे RNA बनाने के लिए केमिकल का यूज किया। तो यहाँ पे केमिकल की सहायता से इनके बीच में बॉन्ड बना और ये बन गया पॉलीमर। क्या बन गया, ये पॉलीमर, यानी कि ये बन गया RNA। अब इस RNA से प्रोटीन बनाना है, इस RNA से अमाइनो एसिड बनाने हैं,
यानी कि कोड करवाना है कि कौन सा किसको कोड करेगा, ये चीज समझनी है। तो ये पता लगा कि इस आरएनए से जो कोडिंग हुई वो फिर से 3-3 के सेट में हुई, तो यहां पे फिर से 3-3 के सेट बन गए, और 3-3 के सेट बने तो यहां पे क्या मिले, 4 अमाइनो एसिड्स मिले। क्लियर? कैसे मिले? UGU, इन्होंने आपस में एक कोडॉन बनाया, इन्होंने सिस्टीन को कोड किया, GUG ने वैलीन को, देन सिस्टीन एंड देन वैलीन। तो इस तरीके से ये देखा गया कि अगर 2 नाइट्रोजन बेसिस को भी रखा जाता है एक साथ तो उनमें भी पॉलीमर्स बन जाते हैं, और पॉलीमर्स बनके वो फिर से 3-3 के सेट में आ जाते हैं, और आने के बाद एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। अमाइनो एसिड को बनाते नहीं, अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। जब वो अमाइनो एसिड को कोड करते हैं तो यहाँ पे ये पता चला कि जो कोडॉन है वो ट्रिपलेट ही है। तो इससे ये प्रूव हो गया, हम चारों को एक साथ रखें, दो को एक साथ रखें, सिंगल को रखें, इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो कोडॉन है उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड या 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं, और यही पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं कोडॉन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? कोडॉन क्या होता है? कोडॉन एक सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड की जो कि एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को ही कोड करता है, यानी कि एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, और जेनेटिक कोड पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जेनेटिक कोड एंड इट्स एक्सपेरिमेंट्स।